नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के एम गुप्ता जी हैं, जो कि प्रभारी बनाए गए हैं अभी सीए प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश से। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जितेंद्र जी। गुप्ता जी, सबसे पहले आपसे सवाल कर लेंगे। पार्टी ने आपको अभी जैसे प्रभारी की जिम्मेदारी दी है सीए प्रकोष्ठ की, पूरे दिल्ली प्रदेश की, तो क्या आगे रणनीति रहेगी सर? अपने सीए प्रकोष्ठ को किस तरह आगे बढ़ाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 36 प्रकोष्ठ हैं टोटल जिसमें, और हर प्रकोष्ठ का दायित्व और कर्तव्य होता है कि वो अपने जिस क्षेत्र से वो लोग बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र के लोगों को अपनी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और उनसे जोड़ना। तो हम लोगों का भी दायित्व ये रहता है कि जितने चार्ट अकाउंटेंट्स हैं दिल्ली में जो रह रहे हैं उनको किस तरह से हम भारतीय जनता पार्टी के साथ ला सकें, उसके साथ जोड़ सकें, और उन चार्ट अकाउंटेंट्स की कोई समस्याएं हैं तो उनको सरकार तक, पार्टी तक पहुंचाया जाना। इससे कड़ी के रूप में ये प्रकोष्ठ कार्य करता है एक तरह से। शुरुआत अभी किस तरह की हुई है सर? जी, अभी तो पहले जैसे ही मुझे दायित्व मिला है, हमारे संयोजक नए जो बने हैं दीनदयाल जी, तो पहले सबसे पहला काम तो हमारा आगा कि इसका गठन करना, जिसमें प्रांत के से संयोजक भी होंगे, हर जिले पर संयोजक बनाए जाएंगे, 14 जिले हैं, और फिर उसको विधानसभा स्तर तक लेके जाना, और फिर धीरे धीरे उन क्षेत्रों में रह रहे चार्ट अकाउंटेंट्स को पार्टी के साथ जोड़ना, ये मुख्य कार्य रहेगा। अभी जैसे इसी समय अभी जब हमारा गठन हुआ, साथ साथ अभी आपने देखा होगा कि अभी बजट भी आया है, तो बजट पर चर्चा कार्यक्रम चल रहा है, तो उसमें पूरे दिल्ली में जितने भी भाजपा के ज़िले हैं वहाँ पर जो बजट पर चर्चा कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम के लिए वक्ताओं के रूप में चार्ट अकाउंटेंट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो जाकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आया इस बजट को आम जनता तक किस तरह का बजट रहा है, क्या रहा, इस पर वो बातें बोलती। 2025 के चुनाव को लेकर सर किस तरह से रणनीति रहेगी इस बार? 25 साल से आप लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और संघर्ष कर रही है, उसके बावजूद भी आप लगातार हार रहे हैं आप, तो इस बार का रुझान क्या रहता है? देखिए, इस बार का चुनाव आपने अभी लोकसभा का चुनाव भी देखा होगा। दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की नीतियों से बिल्कुल दुखी हो चुकी है। आम आदमी पार्टी को हम कहें कि उन्होंने बिल्कुल ही एक तरह से जिस उद्देश्य और जिस बात को कहकर उन्होंने जनता में अपना एक वर्चस्व बनाया था, एक पार्टी जिसको पूरी दिल्ली ने इतना बड़ा बहुमत दिया था, और वो इस बात के लिए दिया था कि वो लड़ाई ये लड़के आ रहे थे कि वो एक तरह से करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, और वही पार्टी और उसका मुखिया, पार्टी भी इन्वॉल्व है, पार्टी और उसका मुखिया करप्शन के अंदर सारे ही जेल में पड़े हुए हैं। तो ये दिल्ली की जनता देख रही है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि अभी आपने देखा होगा कितने बड़े हादसे हुए हैं दिल्ली में। 3 बच्चे डूब के मर गए एक बेसमेंट में, और उसका मुख्य कारण, जब आप आज की रिपोर्ट भी आप देखेंगे अभी आई है, उसमें अधिकारियों की जिम्मेवारी बताई गई थी। नाले की सफाई नहीं हुई थी जिसकी वजह से उस रोड पे पानी आया और पानी की वजह से फिर अंदर वो बेसमेंट में चला गया। इस तरह से अभी पीछे एक हादसा हुआ, एक सीवर खुला हुआ था, उसमें एक बच्चे को बचाते उसकी माँ भी डूब गई, बच्चा भी डूब गया, 2-3 लोगों को करंट लगने से मौत हुई। तो ये सब नाकामियाँ किस कारण से हुई हैं? क्योंकि पूरी की पूरी पार्टी और इस समय इनका प्रशासन, सिर्फ केजरीवाल जी जेल में है, उसकी सेहत कैसी है, उसका वजन तो नहीं घटा, उसको क्या बीमारी तो नहीं हुई, उसी पर ध्यान है, उनको दिल्ली की जनता का ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, बांग्लादेश में जो सर आप देख रहे हैं लगातार हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा था, शेख हसीना जी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद से आप देख रहे हैं वहाँ पे जो किस तरह बवाल हो रहे हैं बांग्लादेश में, इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये बहुत बहुत ही बुरा हो रहा है। एक सनातनी के नाते मैं किसी धर्म विशेष ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मुस्लिम हैं या हम हिंदू हैं तो इसलिए, लेकिन कहीं भी जहाँ एक जो देश जिसमें वो नागरिक रह रहे हों, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, अल्पसंख्यक के हों, आज हमारे देश में आप देखिए अल्पसंख्यक कितना सुरक्षित है। आप कहीं इसी तरह के हादसे, इस तरह की घटनाएं भारत में तो क्यों नहीं होती, बाकी और देशों में क्यों होता है? आज जहाँ 30% आबादी अल्पसंख्यकों की थी आज से कुछ वर्ष पूर्व, और आज 7% रह गई है बांग्लादेश में, और वो कोशिश ये की जा रही है कि वो 7% भी या तो मार दिए जाएं या उन्हें देश छोड़ के भागना पड़े। ऐसी परिस्थितियाँ वहाँ की बनाई जा रही हैं। हमारा पूरा भारतवर्ष उन सभी सनातनियों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ जो बांग्लादेश में रह रहे हैं, हमारी सबकी संवेदनाएं उनके साथ हैं। तो क्या लगता है इससे सर भारत को भी खतरा हो सकता है? जिस तरह आप देख रहे हैं पूरे जो और देशों के हालात हो रहे हैं, पाकिस्तान, चीन या बांग्लादेश के आप देख रहे हैं हालात। देखिए, ऐसा मुझे लगता है कि भारत इस समय मजबूत हाथों में है। मजबूत हाथों में।
कहीं भी आप देख लिए भारत में ऐसा कहीं ना किसी की हिम्मत होगी इस तरह के कार्य करने की। चाहे आप अर्थव्यवस्था देखिए, आप अभी कुछ दिन पहले अमेरिका में एकदम वो हुआ था, वहाँ की अर्थव्यवस्था चरमरा गई और बहुत सी देशों में बुरे हालत हैं, लेकिन भारत धीरे धीरे मजबूती से विश्व का आप देखिए तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर चल रहा है। तो लगता है 2047 तक सर अपना उससे पहले ही हो जाएगा, उससे पहले हो उससे पहले हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से देखिए आज भारत की आबादी और भारत का जो युवा है, आप धीरे 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 कितने नए यूनिकॉर्न्स, स्टार्टअप्स, जिस तरह का हर क्षेत्र में आप कहीं भी चले जाइए, हम देखते हैं ना कि आपदा में भी उन्होंने कुछ एक चीज़ देख ली, जो चीज़ें पहले कभी संभव नहीं हो पाती थी, कोरोना में वैक्सीन का निर्माण करना, पूरे वर्ल्ड की सारी डॉक्टर्स लगे हुए थे, रिसर्च टीमें लगी हुई थी, लेकिन भारत सबसे पहले बनाने में तैयार रहा, सेफ भी रहा और एक अपनी आत्मनिर्भर भी रहा उस चीज़ में कि वो अपनी एक वैक्सीन बनाई उन्होंने। और हम तो ये सब चीज़ दर्शाती हैं कि आने वाला जो दशक है वो भारतीयों के लिए है। अच्छा, आप जैसे भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं, पिछले कितने समय से एक्टिव हैं? हाँ, लगभग 35 वर्षों से मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा रंजीत नगर मंडल का कार्यकर्ता मंत्री के रूप से अपना कार्य शुरू किया था। उससे पूर्व में वाणिज्य प्रकोष्ठ का उस समय से संयोजक नहीं, महामंत्री बोला करते थे, प्रदेश का रहा। फिर मैं शिक्षा प्रकोष्ठ का संयोजक रहा। उसके बाद पिछले टर्म में सीए प्रकोष्ठ का संयोजक रहा और इस बार दायित्व मुझे सीए प्रकोष्ठ के प्रभारी के रूप में मिला भारतीय जनता पार्टी ने। और इसके अलावा और किस किस जिम्मेदारी पे आप सर, सोशली और धार्मिक? सामाजिक रूप से मैं महावर वैश्य समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में 10 वर्ष कार्य किया और इस समय अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन का मेरा दिल्ली प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा हूँ। तो लोगों के बीच में किस तरह की आपकी उपस्थिति सर? एक समाज सेवक भी करते हैं आप, क्या क्या सेवा दे रहे हैं लोगों के बीच आप? मेरा अपना व्यवसाय तो लगभग पिछले 42 वर्षों से सीए की कोचिंग क्लासेज हैं और इन 42 वर्षों में 20 से 25 हज़ार से ज़्यादा चार्ट अकाउंटेंट्स इस इंस्टीट्यूशन के एकेडमी ऑफ कॉमर्स एओसी के माध्यम से निकले हैं। और सामाजिक रूप से जहाँ जहाँ जैसे हम अपने समाज के लिए कह सकते हैं जो कार्य होते हैं सामाजिक, जिस तरह के भी, उन सबको कार्य करते हैं समाज में। वीरेंद्र सचदेवा जी के आने से सर क्या लगता है दिल्ली में जो संगठन है कितना मजबूत हुआ बताइए? वीरेंद्र सचदेवा जी ये मान के चलिए 95 से एक मंडल में छोटे से कार्यकर्ता के रूप में जुड़े और विभिन्न दायित्व उनमें उनको ये कह सकता हूँ कि वीरेंद्र सचदेवा जी का संगठन की पूरी जानकारी और पूरा अनुभव है और वो एक एक दिल्ली के कार्यकर्ता को पहचानते भी हैं। उन्होंने लगभग भी मानते कि 95 से आज 24 और 39 साल, लगभग 29 वर्षों से वो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और पार्टी के विभिन्न पदों पर रहे हैं और धीरे धीरे करते हुए प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व उन्हें मिला है। तो वो नेचुरली ऐसे व्यक्ति जो संगठन का जिनको अनुभव होता है, जब उनको किसी पद पे पहुंचाया जाता है तो वो उनके निर्णय संगठन के हिसाब से अच्छे ही होते हैं। और आने वाले समय में 2025 में हम पूरी उम्मीद करते हैं कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाएगी। ठीक है सर। और कुछ तो अपना मैसेज तो शेयर करना चाहते हैं अपनी जनता में सर गुप्ता जी? जनता देखिए, दिल्ली की जनता को पूरी तरह मालूम है कि आज की डेट में जिस तरह से झूठे और खोखले वादे कर कर कि उन्होंने, चाहे आम आदमी पार्टी रही हो, उन्होंने फ्री बिजली, फ्री पानी, इनके नाम पर हमें क्या सुविधाएं दी हैं। पिछले 10 वर्षों में दिल्ली को आज कहना, हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन लोग अभी भी कहते हैं कि इस शीला दीक्षित के टाइम में कुछ काम हुआ था। तो इस 10 सालों में तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई नया निर्माण नहीं हुआ। ना कहने को स्कूल का मॉडल कहते हैं, कहने को मोहल्ला क्लिनिक को कहते हैं। मोहल्ला क्लिनिक आप जितनी इनकी आप 90% मोहल्ला क्लिनिक में आप देखिए पशु घूम रहे हैं, कोई सुविधाएं नहीं हैं, डॉक्टर है तो दवाइयाँ नहीं हैं। और जब उन्होंने ये कहा कि मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से हम लोगों की जांच कराएंगे, वो जांच भी पता लगा कि उन एजेंसी को पेमेंट नहीं मिला तो सब वो रोकी पड़ी हैं, कुछ कार्य नहीं हुआ। और फ्री की राजनीति करने के लिए वो आए थे और अपना घर बनकर बैठे हुए हैं वो लोग। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये हमारी सीधी बात के एम गुप्ता जी से। स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।